नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर महनार में एक बार फिर से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और आशंका ये जताई जा रही है कि शराब पीने से उसकी मौत हुई है। परिवार वालों ने भी बताया है कि शराब पीने के बाद से ही तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। कल ही महनार नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था और बताया यह जा रहा है कि चुनाव के दौरान शराब बांटी गई थी। मृतक के पिता का दावा है कि चुनाव के दौरान उसके बेटे ने शराब पी थी, जिसके कारण उसके बेटे की मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक का नाम उमेश राय है। विभा, शुक्रिया अलीम। तो बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर शराब पीने की वजह से एक शख्स की मौत हुई है, जो परिजनों का आरोप है। संदिग्ध हालत में इस व्यक्ति की मौत के बाद से अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि शराब को लेकर जहां एक तरफ जागरूकता की बात की जाती है, जहां लोगों को यह बताया जाता है कि आप इसका सेवन न करें, ये जहरीली हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, लेकिन चुनाव के दौरान जो परिजन कह रहे हैं कि शराब बांटी गई और उसी शराब का सेवन किया गया इस शख्स की तरफ से। उमेश राय नाम बताया जा रहा है जिस शख्स की मौत हुई है, और संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों का बयान यह है कि शराब पीने की वजह से ही तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उमेश राय की मौत हो गई। दारू पी लेल कहीं ना हॉस्पिटल ले गई ना, तो नहीं मर गए, उल्टी करके। उल्टी भी हुआ था अस्पताल में। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। इलेक्शन का दिन था, उसमें नशा भांग खाया। आज जो है सो हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल लिख कर दे दिया, सदर हॉस्पिटल ले जाइए, और रास्ते में गुजर गया। हाँ, दारू था पिए। हाँ, ये छोड़ दिया। तबीयत कैसे खराब हुआ? 4 दिन लगातार पानी पीते हुए। पानी पीते हुए फिर कैसे कुछ पियात रहो? सुबह ये पता नहीं कहाँ शराब पिया और महनार अस्पताल में जाते इसकी मृत्यु हो गई है। ये उमेश कुमार राय है, 40 वर्ष का नौजवान है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। पत्नी अबला हो गई है और बहुत ही गरीब है। और ऐसे में यहां सवाल उठता है, न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, क्या उमेश की मौत शराब पीने से हुई? क्या चुनाव में शराब बांटी गई थी? क्या उमेश ने चुनाव में शराब पी? सवाल यह भी कि आखिर चुनाव के दौरान किसने शराब बांटी? प्रशासन घटना से अनजान क्यों बना हुआ है? और क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी इस वक्त गांव वालों, परिजनों, सबके बयान सामने है? पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? जी देखिए, तो सुबह में जैसे ही इसकी मौत हुई है, मौत के बाद से इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया है और पुलिस प्रशासन को भी इस बात की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई। हालांकि देखिए, जो बात सामने आ रही है, गांव के लोग या परिजनों ने स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि वो शराब का आदतन जो था वो शराब पीता था और वो हमेशा शराब का सेवन किया करता था। इस परिस्थिति में कल वहाँ पे चुनाव था और चुनाव का माहौल 2-3 दिन से वहाँ पे था। कल नगर परिषद महनार का चुनाव होना, तो जाहिर सी बात है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है कि हाँ, कुछ लोगों ने शराब, जो उम्मीदवार होते हैं वो शराब का मतलब बांटते हैं, तो उसमें ये लगातार भी किसी उम्मीदवार के पक्ष में, उसके समर्थन में था और उसमें भी ये लगातार शराब का सेवन कर रहा था। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं। और उसके बाद प्रफुल्ल, तब तो ऐसे में चिंता की बात और ज्यादा है कि अगर ये शराब जिसको पीने के बाद इस शख्स की जान चली गई, अगर ये शराब जहरीली निकली, तो ऐसे कई लोग होंगे जिन लोगों ने ऐसे शराब का सेवन किया होगा। जी बिल्कुल, देखिए, इस बात अभी तक जो है वो मामला ये आ रहा है कि अभी तक इस दूसरे और कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं है।
कि और लोगों ने जो शराब पी है और जिससे उनकी तबीयत खराब हुई हो या कोई हादसा हुआ हो, ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं आई है। फिलहाल उमेश राय के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पहले से शराब का सेवन करता था। इस बीच उसने चुनाव के दिन भी शराब पी है और परिवार वालों ने ये भी बताया कि एक दिन पहले भी उसने शराब पी थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे डॉक्टर मौत के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सस्पेक्टेड केस ऑफ अल्कोहल डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखा और डॉक्टर ने भी ये माना है कि हाँ इसने कुछ न कुछ नशीला जो है वो सेवन किया था, वो दारू भी हो सकता था और शराब का भी सेवन इसने किया। ये कहीं ना कहीं से ये पुष्ट हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां इसके एमसीएच में एईएस के 2 और मरीजों की पुष्टि हो गई है। इसके साथ एईएस पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है। मरीजों में मुजफ्फरपुर के 23 और अन्य जिले के 11 मरीज शामिल हैं। हालांकि सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। 2 नए मरीज का इलाज इसके एमसीएच में इस वक्त चल रहा है। यह केस से दो रोज आ रहा है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। सब कंट्रोल में है और किसी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस बार सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हो रही है कि हॉस्पिटल स्टे, अस्पताल में भर्ती होने का जो भी है, बहुत कम समय में ठीक होकर के लोग घर जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर किशनगंज से, जहां कनकई नदी पर बने चचरी पुल को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पुल खाक होने से नदी पार बसे लोगों को अब आवागमन को लेकर काफी परेशानी हो रही है। लोग तुरंत पुल की मरम्मती की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। उपद्रवी तत्वों की तरफ से इस चचरी पुल को आग लगा दिया गया। ये एकमात्र जरिया और साधन लोगों के आवागमन का इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, और ऐसे में अब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके सामने परेशानी किस कदर खड़ी है, आप उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो चचरी पुल बीच बीच में जलने की वजह से टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी में ही उतरकर और आवाजाही भी कर रहे हैं। और सिर्फ लोगों की आवाजाही नहीं है, यहां पर देखिए वाहनों की आवाजाही भी किस तरीके से की जा रही है, जो खतरनाक भी है। अब ये रोड जला दिया है, ये कौन जलाया उसके लिए कुछ छानबीन कीजिए आप। कौन चीज जला? हाँ, ये पुल जला दिया है बांसरे का। कैसे लगा था? अब कैसे लगा नहीं लगा वो जाने, जब लगाने वाला हम पब्लिक हम जा रहे हैं। अभी हम निकले घर से। रात में क्या बजे आग लगा था? अरे हमको क्या हम पता, हम अभी आ रहे हैं। रात में 12 बजे रात में आग लगाया है। जब हम लोग को फोन आया कि चचरी पुल आपका जल रहा है, तो यहाँ पर ग्रामीण लोग आकर के, औरत सब मर्द सब आकर के उसको बताया। बेगूसराय में पत्नी और ससुर ने मिलकर चाकू से गोदकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के मरसैती की है। घायल युवक मंसूर चक थाना क्षेत्र के दशरथपुर निवासी चंदन कुमार के तौर पर उसकी पहचान हुई है। चंदन ने कहा है कि उसने पत्नी के अवैध संबंध का विरोध किया तो पत्नी और ससुर ने ही मिलकर चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल युवक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तेगड़ा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। चंदन ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और इस वक्त बड़ी खबर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान को खड़ा कर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गोडसे को भारत का सपूत करार दिया और कहा कि अगर नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वो औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। सुनिए गिरिराज सिंह के उस बयान को, जिस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह के बयान पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया है। विरोधी दलों के नेताओं ने बयान को लेकर गिरिराज सिंह पर हमला किया तो बीजेपी नेताओं ने गिरिराज सिंह के बयान का बचाव किया है। गोडसे जैसा व्यक्ति
अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं तो चंबल के डकैत भी भारत माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी और साथ ही साथ विजय माल्या जैसा आर्थिक अपराधी भी। ये तो भारत माँ के कलंक है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी हो, और वैसे राष्ट्रपिता का जिनकी हत्या होने पर मुंह से हे राम निकलता हो। तो हम तो यह जानना चाहते हैं, ये आपके प्यारे हो सकते हैं, भाजपा के प्यारे हो सकते हैं, गोडसे, वीरप्पन, दाऊद, विजय माल्या, लेकिन भारत माँ के सपूत अगर होंगे तो शहीद आजम भगत सिंह होंगे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, अशफाकुल्ला खान होंगे। भाजपा के प्यारे, भाजपा को मुबारक। मैं तो चाहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए। बाहर जाकर के गांधी और बुद्ध की बात करते हैं ना, और अंदर में ये जहर बोने वाले लोगों को रखा हुआ। गोडसे सपूत शब्द का इस्तेमाल देखिए। गिरिराज सिंह जी, आपको हो क्या गया? मैं जानता हूं आप बहकी बातें करते थे, नफरत की फसल लगाने में आपका, मैं समझता हूं 2-4 ही लोग आपका मुकाबला कर पाते, लेकिन ये तो हद कर दी आपने। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? गांधी के हत्यारे को आप सपूत कह रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूं कि आपको बेगूसराय की जनता ही बता देगी, और इससे अगर अपनी राजनीति के ग्राफ में आप बढ़ोतरी सोच रहे हैं, यकीन रखिए यहां से आपकी राजनीति के खात्मे की शुरुआत होती है। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भी व्यक्ति इस मिट्टी को अपना मानता है और इस मिट्टी के साथ जो कहते हैं ना कि मिट्टी का कर्ज हो अदा करता है, वो सब भारतवर्षी है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं इस मिट्टी का हैं और गाते किसी और का हैं, तो निश्चित रूप से उस पर तो हर देशवासियों को आपत्ति होगी। ऐसे भी लोग हैं इस भारत में जहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहरा देते हैं और फिर भी लोग चुप रहते हैं, तो हम वो लोग नहीं हैं। हम स्पष्ट हैं कि जो इस देश के तिरंगे के साथ प्यार करेगा, हम उसके साथ प्यार कर सकते हैं। एक तरफ मोदी जी, गांधी जी कहेंगे कि गांधी जी के आचरणों पे हम चलेंगे, कायम रहेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि जिसने गांधी को मारा वो तो सपूत था। और इसमें औरंगजेब या मुगलों की तुलना करने का मतलब क्या है? जो भी कातिल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो कभी सपूत हो ही नहीं सकता। तो नाथूराम गोडसे कौन थे ये भी जानना जरूरी है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने गांधी जी की हत्या की। गोडसे हिंदू महासभा के सदस्य थे। नाथूराम गोडसे अग्रणी अखबार के संपादक थे। संपादक से पहले गोडसे एक टेलर थे और आरएसएस की वर्दियों को सिलने का काम नाथूराम गोडसे किया करते थे। वर्दियां सिलने के लिए उन्हें कम पैसे लेते थे वो। गिरफ्तारी के बाद से उनका संबंध आरएसएस से जोड़ा गया। गिरिराज सिंह ने नाथूराम पर विवादित बयान दिया। विरोधी दलों ने अब बयान की आलोचना अपने बयानों के जरिए शुरू कर दी है। तो गोडसे पर बयान देने के बाद गिरिराज सिंह पर विपक्ष लगातार हमलावर है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि गिरिराज सिंह का यह बयान भारत की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह के बराबर है। गिरिराज सिंह जी का वक्तव्य आपत्तिजनक है और भारत की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध है। जिस नेता के, जिस महानायक के नेतृत्व में आजादी का संग्राम लड़ा गया, उसके हत्यारे को महिमा मंडित करना राष्ट्रद्रोह जैसा अपमान है। और मैं जरूर इसमें प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन चाहूंगा कि क्या ये उनकी विचारधारा के अनुरूप है श्री गिरिराज सिंह जी का वक्तव्य। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इसे लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि यह बैठक क्षेत्रीय दलों की बैठक है, कांग्रेस के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं राहुल गांधी के इस बैठक में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में आएंगे कि नहीं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। पार्टियां सब लोग एकजुट हो रही हैं ताकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाए। उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगवानी में सब लोग से मिले हैं पूरे देश में हर जगह, और सब लोग बिहार आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस से भी लोग आएंगे।
लेकिन जहां तक सवाल है कि अब राहुल गांधी जी बहुत बड़े हमारे नेता हैं, हमारे सर्वोपरि नेता हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन बैठक में कांग्रेस की भागीदारी होगी ये मैं भी समझता हूं, चूंकि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। 2024 में नीतीश कुमार का टायर पूरी तरह ब्लास्ट कर जाएगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर से लव कुश समीकरण को लेकर जोर आजमाइश चरम पर है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी, और दोनों का दावा है कि लव कुश समीकरण उनके पक्ष में है। बीजेपी का कहना है कि चूंकि जिस लालू प्रसाद के शासन के खिलाफ लव कुश समाज ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना, आज नीतीश कुमार उसी लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी लोगों को लालू प्रसाद के जंगल राज की भी याद दिला रही है और कह रही है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने से बिहार में फिर से वही जंगल राज लौट आएगा। बीजेपी के इस दावे को महागठबंधन के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जाति और धर्म की सियासत नहीं करते, इसीलिए समाज के हर तबके के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और ऐसे में लव कुश समाज भी उनसे दूर नहीं जाने वाला है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि लव कुश पर किसका पलड़ा भारी है। और ऐसे में अब जरा समझते हैं कि आखिर ये लव कुश समीकरण है क्या, जिस पर इतनी सियासत हो रही है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और दावे अपने अपने जरूर हैं। दरअसल लव कुश समीकरण एक राजनीतिक परिकल्पना है। ये कोयरी और कुर्मी जाति का राजनीतिक समूह है। कोयरी समाज के लोग स्वयं को भगवान राम के पुत्र कूश के वंशज मानते हैं। कुर्मी समाज के लोगों की बात कर लें तो स्वयं को भगवान राम के पुत्र और लव का वंशज ये मानते हैं। लव कुश समीकरण का जन्म 1993 में कोयरी और कुर्मी जातियों से मिलकर हुआ था और इसी के बाद से यही वो वक्त था जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के खिलाफ समता पार्टी बनाई और नीतीश ने लालू प्रसाद के यादव के दबदबे वाली राजनीति को चुनौती दी। हालांकि लव कुश समीकरण की बुनियाद आजादी से पहले ही पड़ चुकी थी। 30 के दशक में यादव, कुर्मी और कुर्मी जातियों से मिलकर त्रिवेणी संघ का गठन किया गया था। अब त्रिवेणी संघ के जरिए राजनीति में अगड़ी जाति के दबदबे को चुनौती दी गई। चूंकि दशक 90 का था और 90 के दशक तक राजनीति में अगड़ी जातियों का दबदबा रहा, लेकिन 90 के दशक में राजनीति से अगड़ी जातियों का दबदबा खत्म होना शुरू हो गया। 1990 में लालू प्रसाद की अगुवाई में आरजेडी की सरकार बनी। लालू प्रसाद की सरकार को कोयरी और कुर्मी जाति का समर्थन हासिल था। इसके बावजूद आरजेडी की सरकार यादव के दबदबे वाली सरकार थी। लालू प्रसाद की सरकार के खिलाफ कोयरी और कुर्मी का असंतोष लगातार बढ़ता चला गया और बाद में यही कोयरी और कुर्मी जातियों ने यादवों के नेतृत्व को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया। नई पार्टी को कोयरी और कुर्मी का समर्थन हासिल था। 2005 यही वो साल था जब बीजेपी के साथ समता पार्टी को एक बड़ी और अपार जीत मिली थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और तब से इस लव कुश समीकरण को हर कोई अपने साथ लाना और साधना चाहता है।